ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हम बात कर रहे थे प्लाज्मोलाइसिस यानी जीवद्रव कुंचन। उसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं। जीवद्रव कुंचन का महत्व। देखिए, जीवद्रव कुंचन का महत्व क्या है। जीवद्रव कुंचन एक जैविक क्रिया है। मृत कोशिकाओं में जीवद्रव कुंचन नहीं होता है। देखिए, जीवद्रव कुंचन क्रिया द्वारा कोशिकाओं का प्राशन दाब ज्ञात किया जा सकता है। खरपतवार नष्ट करने के लिए जीवद्रव कुंचन क्रिया ही सहायक होती है कि खेतों में जो खरपतवार होती है उसको नष्ट करने में यही क्रिया सहायक होती है। अचार व मुरब्बे को परिरक्षित करने के लिए क्रमशः नमक व शक्कर का अधिक प्रयोग किया जाता है, जिससे अचार व मुरब्बे परिरक्षित रहते हैं, क्योंकि जीवद्रव कुंचन क्रिया के कारण सूक्ष्मजीव वृद्धि नहीं कर पाते हैं। मांस व मछली को परिरक्षित करने के लिए उन पर नमक डालकर रखा जाता है, जिससे वो खराब नहीं होते हैं। जीवद्रव कुंचन क्रिया से इस बात का ज्ञान होता है कि किस फसल में कितने उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। अधिक उर्वरक के उपयोग से जीवद्रव कुंचन के कारण पौधा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये है जीवद्रव कुंचन का महत्व। तो अगले पेज के ऊपर चलते हैं। पहले इन लाइनों को इरेज कर देता हूँ। जीवद्रव कुंचन संबंधी कुछ क्वेश्चन है, इनको आप देख लेंगे। पादप कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। देखिए, पादप कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाबों का अध्ययन करेंगे, जैसे स्फीत दाब है, भित्ति दाब है, प्राशन दाब है। तो सबसे पहले स्फीत दाब, टारगेट प्रेशर, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टीपी बोलते हैं। देखिए, सजीव पादप कोशिका में अंतःप्राशन क्रिया के कारण कोशिका का आयतन बढ़ जाता है। फलस्वरूप जीवद्रव के द्वारा कोशिका भित्ति पर भीतर से बाहर की ओर लगने वाले दाब को स्फीत दाब या आसुन दाब या शॉर्ट में टीपी के नाम से जानते हैं। जैसे पादप कोशिका है और इस पादप कोशिका में अंदर से बाहर की ओर लगने वाले दाब को क्या कहा जाता है, स्फीत दाब कहा जाता है। जो एक प्रकार से हम देख रहे हैं कि कोशिका भित्ति पर बाहर की ओर लग रहा है। याद रखें, जो एक प्रकार से जीवद्रव के द्वारा कोशिका भित्ति पर भीतर से बाहर की ओर लग रहा है, जिसे हम बोलेंगे स्फीत दाब कहेंगे। शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे, टीपी बोलेंगे। देखिए, स्फीत दाब में यदि हम बात करें कि एक कोशिका कैसी होती है, पूर्ण रूप से स्फीत होती है। एक कोशिका पूर्ण रूप से क्या होती है, स्फीत होती है। उसके ऊपर टीपी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। स्फीत कोशिका के ऊपर टीपी का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। जबकि एक कोशिका कैसी होती है, सलत होती है, उस पर टीपी का मान क्या होगा, शून्य होगा। याद रखें, एक स्फीत कोशिका का टीपी का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। स्फीत यानी फूली हुई है, एक सलत यानी पिचकी मान लो। सलत कोशिका के टीपी का मान क्या होगा, शून्य होगा। जैसे आगे लेकर चलता हूँ, तो अगले पेज के ऊपर भी आप देख लेंगे, इन बातों को देखना है। देखिए, यहाँ दे रखा है, जैसे एक सलत कोशिका का स्फीत दाब क्या होता है, शून्य होता है। जबकि एक स्फीत कोशिका का टीपी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। याद रखिए, प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। भित्ति दाब, वाल प्रेशर, जिसको हम क्या बोलेंगे, डब्ल्यूपी बोलेंगे। ये इसका विपरीत है। याद रखें, टीपी का विपरीत डब्ल्यूपी। जब पादप कोशिका स्फीत अवस्था में होती है तो कोशिका भित्ति के द्वारा कोशिका द्रव या कोशिका झिल्ली पर एक दाब प्रयुक्त होता है जो स्फीत दाब का विरोध करता है, जिससे बोलेंगे भित्ति दाब। याद रखें, एक प्रकार से बाहर से अंदर की ओर लगेगा। याद रखें, भित्ति दाब स्फीत दाब के विपरीत दिशा में लगता है, जो कोशिका को फटने से बचाता है। याद रखें, भित्ति दाब और स्फीत दाब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगेंगे। जैसे ये इधर लग रहा है, तो ये कौन सा है, टीपी है, और ये कौन सा है, डब्ल्यूपी है। याद रखें, अर्थात जो कोशिका को फटने से बचाता है। तो और भी
दाब पढ़ेंगे जो अगली क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।